हमारे देश में एक इशू पहले से ही आज तक सॉल्व नहीं हुआ। वो इशू के कारण हमने हमारी पहली महिला प्रधानमंत्री को भी खो दिया था, द खालिस्तान इशू। इशू एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे एक विचारधारा जिसमें सिखों के लिए एक अलग देश बनाया जाएगा, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई। अब ये स्टोरी शुरू होती है महाराजा रंजीत सिंह के मरने के बाद। जब उनके मरने के बाद अंग्रेज़ों ने पूरे सिख अम्पायर पर कब्जा कर लिया था और मिला के पूरे भारत पर ही कब्जा कर लिया था उसके बाद। अब जब पंजाब या पूरा सिख अम्पायर जब ब्रिटिशर्स के कब्जे में आ गया था, तभी उन्होंने एक उसके पास का शहर था चंडीगढ़, उसको भी सिख अम्पायर के अंदर ले लिया ताकि उसका एरिया काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाए। और उसके बाद सिखों में भी ऐसा कोई लीडर ही पनपने नहीं दिया जो अपने ही अलग सिख अम्पायर की मांग करे, जिसके कारण उन्होंने रंजीत सिंह के सारे बच्चों को भी इंग्लैंड भेज दिया था ताकि उनका कोई प्राइम लीडर ही ना बचे। अब पंजाब में एक अकाली दल काफ़ी ज़्यादा फेमस है। उसकी शुरुआत होने की स्टोरी आती है जब गुरुद्वारों को महंत चला रहे थे तभी। अब ये अकाली दल पहले शुरू हुआ था अकाली मूवमेंट से, जो 1920 में शुरू हुई थी, जिसके कारण वो सिखों को अपने गुरुद्वारे वापस मिल गए थे जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा टाइम तक महंत चला रहे थे। अभी इसी मूवमेंट के कारण एक कमेटी बनी जो आज भी सारे गुरुद्वारों को रेगुलेट करती है, SGPC, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जिसमें आज भी काफ़ी सारे इलेक्शंस होते हैं जिसके बाद उसका एक हेड निश्चित किया जाता है और वही सारी गुरुद्वारों के रेगुलेशंस और बाकी सारे काम देखता है। अब SGPC काफ़ी सारे अकाली दल वालों ने ही बनाया था, तो अकाली मूवमेंट बाद में बदल गया अकाली दल में, और SGPC और अकाली दल की काफ़ी सही रिश्ता रहा है पूरे पंजाब की पॉलिटिक्स में। पर पंजाब के लोगों में जब पहले से ही ब्रिटिशर्स आए थे तब से उन्हें लगता था कि ये कुछ टाइम के लिए ही आए और इन्हें जब ये चले जाएंगे तब पूरा सिख अम्पायर मिल जाएगा, जो कि बाद में नहीं हुआ। मगर पंजाब के लोगों के इसी बिलीफ को सबसे पहली चोट तब लगी जब मोतीलाल नेहरू ने 1929 में पहली बार ये स्टेटमेंट रखा कि अब उन्हें यूनाइटेड इंडिया चाहिए, जिसमें कोई भी पार्टीशन ना हो या कोई भी हिस्सा भारत का अलग अलग ना हो, जैसे पहले राजाओं के टाइम पे हुआ करता था। पार्टीशन के टाइम पे तो जवाहरलाल नेहरू ने ये कन्विंस कर दिया था सिखों को कि उन्हें एक अलग राज्य मिलेगा भारत में अगर वो भारत के साथ जुड़ते हैं और अलग सिखिस्तान की मांग नहीं करते हैं, तो जो कि उन्होंने बाद में मान भी ली थी सिख ने कि अब वो भारत के साथ ही जुड़ेंगे। जिसके कारण जब 62% ऑफ द एरिया पंजाब का चला गया पाकिस्तान में, तब वहाँ के लोग, वहाँ के पंजाबी यहीं आ गए थे रहने के लिए हमारे पंजाब में। और अगर सिख चाहते और अगर उनको मिलता तो भी अंग्रेज़ नहीं होने देते सिखिस्तान की मांग पूरी, क्योंकि उस टाइम पे सिख की पॉपुलेशन काफ़ी कम थी और अंग्रेज़ों ने कहा था कि पॉपुलेशन में जो सबसे ज़्यादा होंगे उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा अगर पार्टीशन होता है तो। पर वो सिखों में पॉसिबल नहीं था क्योंकि वो 1% ही थे उस टाइम पे बस पंजाब में ही। अब भारत जब आज़ाद हुआ उसके बाद भी काफ़ी बार मांग की गई कि पंजाब को एक अलग स्टेट बना दिया जाए, पर जब 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ लैंग्वेज के बेस पे, क्योंकि एक इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है तो उसे रिलीजन के हिसाब से नहीं बांटा जा सकता था स्टेट्स में। इसी कारण से पंजाब के लोगों ने कहा कि उनके यहाँ पे पंजाबी बोलने वाले ज़्यादा पॉपुलेशन है, जिसके कारण अगर वो चाहे गवर्नमेंट तो हरियाणा को अलग करके हिंदी इंक्लूडिंग स्टेट में इंक्लूड कर दिया जा सकता है और पंजाब को एक अलग स्टेट बनाया जा सकता है। पर ये मांग उनकी गवर्नमेंट ने तुरंत ही रिजेक्ट कर दी थी। अब जब सरकार ने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में इनका मामला रद्द कर दिया तो पंजाबी भड़क गए थे और उन्होंने अब दंगे करना शुरू कर दिए और अकाली दल के लीडर्स तो अनशन पे भी उतर गए थे, जिसके कारण गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने लग गया। पर उसके बाद भी गवर्नमेंट ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था इस मामले पे, जब तक कि 1965 में इंडिया पाकिस्तान वॉर में सिख कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा हाथ था हमारी जीत के पीछे, जिसके कारण उन्होंने अपने सारे अनशन भी छोड़ दिए थे और साथ ही साथ आर्मी में भी ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती हुए थे और हमारी जीत हुई थी उस कम्युनिटी के कारण। फिर उन्हें एक अलग स्टेट मिल गया पंजाब, और जो ये पूरा सिख एम्पायर था उसके 3 हिस्से हुए, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। मगर फिर भी एक इशू तो रह ही गया था चंडीगढ़ का, क्योंकि वो दोनों ही स्टेट में नहीं गया और उसे यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया। अब 1966 में पंजाब तो मिल गया था सिख कम्युनिटी को, पर जब अकाली दल लीडरशिप में आया, क्योंकि वही एक अकेली पॉलिटिकल पार्टी थी तब के टाइम पे, तो वो जीत भी गए थे इलेक्शन आराम से पंजाब के, पर वो अपना एक भी पूरा टर्म कंप्लीट नहीं कर पाए 5 साल का, जिसके कारण उन्हें सबसे बड़ा झटका लगा 1972 में, जब कांग्रेस ने अकाली दल को हरा के अपनी सरकार बना ली थी पंजाब में, और उस सरकार ने अपना पूरा टर्म 1977 तक पूरे 5 साल कंप्लीट भी किए थे। अब 1972 में ही 1972 से 77 के बीच ही पहली बार खालिस्तान शब्द फेमस हुआ, क्योंकि उसी टाइम पे आनंदपुर रिजोल्यूशन आया था। अब इसे सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल या ज़्यादा प्रचलित रिजोल्यूशन माना जाता है, क्योंकि इसके काफ़ी ज़्यादा अपडेटेड वर्जन या इसे सबसे ज़्यादा यूज़ किया है सिख कम्युनिटी ने बदल के। जैसे कि इसके कुछ अपडेटेड वर्जन में खालिस्तान को एज अ कंट्री बताया है, पर जो ओरिजिनल था उसमें ये लिखा था कि वो एक स्टेट होगा जिसके अंदर चंडीगढ़ भी इंक्लूड होगा। 1978 की बात करें तब इसका एक अपडेटेड वर्जन जो अकाली दल के लीडर या सेक्रेटेरिएट ने ही बनाया था वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था, इसलिए अकाली दल के लीडर ने इसकी 2 कॉपीज़ लोकसभा और राज्यसभा में भी भिजवाई थी ताकि कोई गलत मैसेज ना जाए कम्युनिटी में। इसकी पूरे देश में देखने जाए तो पंजाब एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा रिलीजन के नाम पे राजनीति खेली जाती है पहले से ही, क्योंकि पंजाबी अपने रिलीजन को लेकर काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। इसीलिए पहले से जब अकाली दल बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा था रिलीजन के नाम पे, तब कांग्रेस ने भी रिलीजन को बीच में लाया। अगले इलेक्शंस 1977 के टाइम पे पंजाब के चीफ मिनिस्टर जैल सिंह ने संजय गांधी को ये एडवाइस किया कि
वो भिंडर वाले को अपने ग्रुप में मतलब कांग्रेस पार्टी में शामिल कर ले, जिसके कारण अगर वो चाहे तो वो बाद में रिलीजन के नाम पे भी सरकार बना सकते हैं। और भिंडर वाले की स्टोरी शुरू होती है दमदमी तत्काल से, जो एक पंजाब में पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है। उसके पहले वो उसकी मेन ब्रांच भिंडर गाँव में पड़ती थी, इसीलिए वहाँ के लोगों को कॉमनली भिंडर वाले कहा जाता था। पर जब उसके मेन हेड थे तब के संत करतार सिंह भिंडर वाले वो मर गए, तब नए हेड बने संत जरनैल सिंह भिंडर वाले। इनका पब्लिक में काफ़ी ज़्यादा पावर था और रिलीजियस तरीके से इन्हें काफ़ी लोग मानते थे, क्योंकि वो ड्रग्स के सामने कैंपेन, शराब मुक्ति और साथ ही साथ अपने धर्म को कैसे फॉलो करना है, क्यों अपनी दाढ़ी रखनी है, क्यों पग पहननी है, इस सारे के बारे में बहुत बताते थे समाज में, इसलिए इन्हें काफ़ी ज़्यादा माना जाता था। तभी संजय गांधी ने डिसाइड किया कि इन्हें SGPC के इलेक्शंस में खड़ा करेंगे कांग्रेस की तरफ से। संत जरनैल सिंह भिंडर वाले ये नाम अगर पहले उस टाइम पे राजनीति में ना आया होता या कांग्रेस पार्टी ने इन्हें अपनी पार्टी में शामिल ना किया होता तो शायद हमारी प्रधानमंत्री भी जिंदा होती और ये जो खालिस्तान इशू इतना बड़ा हुआ ये हुआ ही नहीं होता। ये भिंडर वाले ही था जिसके कारण ये सारा खेल बहुत ज़्यादा स्पीड में हो गया था। SGPC के इलेक्शंस तो जीत गए थे, मगर इनकी पावर और ज़्यादा बढ़ने लगी पब्लिक में जैसे ही SGPC के इलेक्शंस जीत गए। और कांग्रेस तो बढ़ी रही थी, पर भिंडर वाले और भी ज़्यादा पब्लिक के बीच फेमस हो रहे थे इसकी वजह से और अपनी रिलीजियस इमेज की वजह से। अप्रैल 1978 को कुछ ऐसा हुआ कि उसके बाद भिंडर वाले की इमेज और भी ज़्यादा बढ़ गई और पूरे पंजाब तो छोड़ो पूरे देश में उनको लोग जानने लग गए थे एज अ रिलीजियस लीडर, क्योंकि 13 अप्रैल को निरंकारी सिखों का एक बहुत बड़ा इवेंट था जो उन्होंने रोक दिया था बीच में और दंगे शुरू करवा दिए थे पंजाब में। क्योंकि सिखों में भी दो तरह के सिख होते हैं, एक जो सिख होते हैं वो और दूसरे निरंकारी सिख, जो अपने लीडर को ही अपना गुरु मान लेते हैं। बल्कि सिख धर्म में 10 ही गुरु बताए गए, जिसमें सिखों ने गुरु गोविंद सिंह जी को आखिरी सिख माना। इसीलिए निरंकारी सिखों का ये इवेंट रोकने के लिए ही उन्होंने ये दंगे शुरू करवा दिए थे, जिसके कारण उन्हें सबसे ज़्यादा जानने लगा गया बाद में। कांग्रेस का देखा जाए तो हमें पता चलता है कि उन्होंने कभी भी भिंडर वाले को जेल में नहीं डलवाया जब तक वो भिंडर वाले उनके साथ था, क्योंकि इस दंगों में भी उसका हाथ था, फिर भी उसे जेल में नहीं डाला गया। साथ ही साथ उसके बाद जब निरंकारी सिख के लीडर को मार दिया गया उसमें भी भिंडर वाले का नाम आया था। जब 1980 में गुरुचरण सिंह जी जो उनके लीडर थे उसे ही मरवा दिया था। और उसके बाद तो लाला जगत नारायण जी जो पंजाब केसरी के एडिटर थे, जो बार बार छाप रहे थे कि हिंदूज़ को ना धमकाया जाए सेंसस रिपोर्ट में अपनी भाषा पंजाबी लिखने के लिए, तब भी उन्हें मार दिया था। पर फिर भी कभी भी भिंडर वाले को नहीं डाल दिया गया जब तक कि आखिरी केस में बहुत प्रेशर आया था पब्लिक की तरफ से तब तक। तो अब जब लाला जगत नारायण जी को मार दिया था भिंडर वाले ने, तो गवर्नमेंट पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आया कि अगर गवर्नमेंट ने भिंडर वाले पे कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ली तो गवर्नमेंट हिंदू साथ छोड़ देंगे गवर्नमेंट का, जिसके कारण फिर उसे जेल में डाला गया। और उसके बाद तो पंजाब में दंगे ही शुरू हो गए थे और सब पंजाबी सूतर आए थे गवर्नमेंट के सामने सिर्फ भिंडर वाले को बाहर निकालने के लिए। उसी के चक्कर में एक बस हाईजैक कर ली थी जिसमें 35 हिंदुओं को माना जाता है कि मार दिया था। उसके बाद 2 प्लेन्स भी हाईजैक कर लिए गए थे सिर्फ उन्हें छुड़वाने के लिए। और फिर जब बाहर आए भिंडर वाले तो उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़कर अकाली दल के साथ आ गए, सिर्फ वो आनंदपुर रिजोल्यूशन को अमेंडमेंट में लाने के लिए। जो के साथ साथ भिंडर वाले को निकालने के लिए पंजाब के तब के चीफ मिनिस्टर दरबारा सिंह को भी मारने की कोशिश की गई थी, पर वो नाकामयाब रही थी बाद में। इतना सब अगर भिंडर वाले सरकार के सामने हो गया तो उसे डाउट हुआ था कि सरकार भी अब सामने से कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। तब से ही वो गोल्डन टेम्पल में शिफ्ट कर दिया था अपनी बैठक और वहीं से ऑपरेट करता था अपने सारे ग्रुप्स को। इसी के कारण वो 15 दिसंबर 1983 को गोल्डन टेम्पल में रहने चला गया, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो वहाँ नहीं जाएगा तो वो कहीं भी सेफ नहीं था। इसी के बाद आती है ऑपरेशन ब्लू स्टार की स्टोरी, जहाँ से हमारे देश की काफ़ी ज़्यादा अर्थव्यवस्था बिगड़ गई थी, क्योंकि इसके बाद हमारी प्रधानमंत्री को भी मार दिया गया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार की स्टोरी पे आता हूँ तो ऑपरेशन ब्लू स्टार किया गया था कि ये सारे ही जो खालिस्तान की मांग कर रहे थे और इसके साथ भिंडर वाले के साथ जाके छुप के बैठे थे गोल्डन टेम्पल में, उनको सबको बाहर निकालना था। तब उन्हें 1 जून से 10 जून के बीच ये पूरा ऑपरेशन चला और भिंडर वाले को भी मार दिया गया था इस ऑपरेशन में। और इस ऑपरेशन के बाद काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था हमारे देश को और इसी के बाद हमारी पहली महिला प्रधानमंत्री को भी मार दिया गया था। जब उन्हें इंदिरा गांधी को 18 गोलियां मार दी गई तब उन्हें ले जाया जा रहा था एम्स में, तब गवर्नमेंट और उसके भी फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा भड़क गए थे और एक एंटी सिख रियॉट्स चालू हो गए थे पूरे देश में, जहाँ पे सिखों को मारा जा रहा था दिल्ली में और उनकी दुकानें भी लूटी जा रही थी। उसके बाद जब हमारे प्रेसिडेंट भी देखने गए थे लास्ट फ्यूनरल के टाइम पे इंदिरा गांधी को, तब भी उन पर भी पत्थर मारे गए थे उनकी गाड़ियों पे और उनके भी बैन करने के नारे चल रहे थे। ताकि मैंने आपको अभी बताया था कि भिंडर वाले रेडी था कि उस पर कोई ना कोई अटैक होने वाला है या तो फिर सरकार उसके सामने है तो कुछ ना कुछ एक्शन होने वाला है उस पर। इसी के कारण भिंडर वाले काफ़ी सारी गन्स फिर टैंक्स और काफ़ी सारे बम्स लेके चला गया था टेम्पल के अंदर, ताकि अगर कोई आए भी तो वो अपनी सिक्योरिटी बरकरार रखे, जिसके कारण मिलिट्री को भी काफ़ी टाइम लगा था उसे पकड़ने में। और 1 जून से स्टार्ट हुआ ऑपरेशन, 6 जून को खत्म हुआ था और उसके बाद उसे मार दिया गया था। वाले के मरने से काफ़ी सारे पंजाब के लोग नाराज़ थे गवर्नमेंट से, क्योंकि उस पूरे ऑपरेशन ब्लू स्टार में गोल्डन टेम्पल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंच गया था। और जब इस चीज़ की फ़ोटोज़ बाहर आई तो पंजाबी कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुई और भिंडर वाले के कुछ फॉलोअर्स ने तो गवर्नमेंट के काफ़ी बड़े नेताओं को मारने की लिस्ट भी बना दी थी, जो बाद में एक बुक में छापी गई थी लिस्ट, जिसमें हमारे प्रेसिडेंट जेल सिंह तब के जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, उनका नाम था और इंदिरा गांधी का भी नाम था, जिसके बाद इंदिरा गांधी का शूट आउट भी हो गया। हमारी पहली महिला प्रधानमंत्री को मार दिया गया इंदिरा गांधी को 31 अक्टूबर 1984 के दिन, जब उन्हीं के 2 बॉडीगार्ड BN सिंह और सतवंत सिंह ने उन्हें 18 गोलियां मार के ख़त्म कर दिया था। इसका कारण जब बाद में निकाला गया तो भी कहीं ना कहीं से भिंडर वाले के ही फॉलोअर्स निकले थे ये लोग भी।
के बाद एक राजीव गांधी जी इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं और एक भारी बहुमत के साथ जीत भी जाते हैं। उसके बाद राजीव गांधी जी तुरंत ही राजीव लोंगोवाल एकॉर्ड साइन करते हैं, जिसमें ये मेंशन था कि वो सारी शर्तें जो आनंदपुर रिजोल्यूशन की थी वो मानेंगे और साथ ही साथ वो चंडीगढ़ को 26 जनवरी 1986 को पंजाब में इंक्लूड कर लेंगे। वो उन्हीं पे भारी पड़ गया, क्योंकि जब हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने ये कहा राजीव गांधी जी को कि अगर ये ऐसी साइन होती है राजीव लोंगोवाल एकॉर्ड और चंडीगढ़ को अगर दे दिया जाता है पंजाब में, तो हरियाणा के लोग नाराज़ हो जाएंगे और वो हरियाणा भी खो देंगे अपने हाथ से। जिसके बाद राजीव गांधी जी इस एकॉर्ड को मानने से इनकार कर देते, जो उन पर एक कलंक भी कहा जाता है कि उन्होंने आखिरी टाइम पे ही इस एकॉर्ड से बाहर निकल गए थे और इसे इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया था। इंसिडेंट के बाद गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने लग गई थी सिख कम्युनिटी पे और साथ ही साथ उनके फेवर में काफ़ी सारे डिसीजंस लिए भी गए थे, जबकि राजीव लोंगोवाल एकॉर्ड नहीं साइन हुआ पर काफ़ी सारे और भी बेनिफिट्स मिले थे सिख कम्युनिटी को। और उसके बाद जब 2004 में कांग्रेस की सरकार आई तो कहा जाता है कि मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनाने का एक कारण ये भी था कि वो सिख कम्युनिटी से थे, तो वो कम्युनिटी थोड़ी खुश हो जाए गवर्नमेंट की तरफ। और बाद में कांग्रेस पार्टी का एक बड़े लंबे टाइम तक पंजाब पे रूल भी रहा इसके कारण। ये इशू एकदम क्लोज ही हो गया था और इस पर ज़्यादा बात भी नहीं हो रही थी, अनलेस 2015 में जब सोशल एक्टिविस्ट और एक्टर दीप सिंधु ने इस इशू पे वापस से बात करनी शुरू की और अपनी एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई। ये पंजाब के हेड बने दीप सिंधु और इनका मेन मोटिव था कि अगले इलेक्शंस लड़े और सरकार में जाके अपने सवाल और अपनी मांगे रखे और साथ ही साथ ये खालिस्तानी इशू भी। उसके बाद पर जब ये 2022 के इलेक्शंस में वो लड़ने वाले थे, उसके 5 ही दिन पहले दीप सिंधु की मौत हो गई और उसके बाद नए हेड बने अमृतपाल सिंह। अब अमृतपाल सिंह ने अपने आप को खुद ही हेड घोषित कर दिया था अपने फॉलोअर्स के द्वारा। दीप सिंधु को अपना सबसे अच्छा दोस्त बताते अमृतपाल सिंह, मगर जब दीप सिंधु की फैमिली को पूछा गया ये बात में कितनी सच्चाई है कि नहीं, तो उन्होंने तो इसे झूठा बता दिया था। साथ ही साथ ये दोनों कभी मिले भी नहीं थे, बस इतना जानते थे कि ये दुबई में रहते हैं और तब से इनके फ़ोन पे बातें होती थी इस इशू को लेकर और ये ऑर्गेनाइजेशन को लेकर। उसी के बाद जैसे ये मरे उसके तुरंत 1-2 महीने में अमृतपाल सिंह यहाँ आ गए 2022 में और एक काफ़ी बड़ा इवेंट रखा है भिंडर गाँव में। भारी मात्रा में लोगों ने सपोर्ट दिखाया अमृतपाल सिंह को और भिंडर गाँव में एक बहुत सक्सेसफुल इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ, जहाँ पे अमृतपाल सिंह भी भिंडर वाले की तरह ड्रग्स मुक्ति, शराब छुड़ा और साथ ही साथ वो वही अपने पग पहन और ढाटी की रखनी चाहिए और अपने धर्म को क्यों फॉलो करना चाहिए, वही सेम बातें कर रहे थे, जिसके कारण लोगों को अपना नया लीडर मिल गया और अमृतपाल सिंह को नया भिंडर वाले बोलना शुरू कर दिया। जब इनके एक साथी तूफान सिंह को जेल में पकड़ लिया था, तो तब इन्होंने एक भारी बहुमति में जाके जेल से बिना परमिशन से के निकलवा लिया तूफान सिंह को। बात ये रहेगी कि ये नया भिंडर वाले किस किस की जान लेके जाता है, पर तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना।